वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हूं। उसी प्रयास में युक्ति आईएएस के द्वारा आप लोगों के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर का डेली पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट एनालिसिस करता है। उसी में हम आज 7 मार्च के संदर्भ में देखते हैं आज दैनिक जागरण आप लोगों के लिए कौन सा पीटी मेंस और इंटरव्यू न्यूज़ को कवर करता है। और ख़ासकर हम पीटी ओरिएंट कुछ चीज़ों को स्पष्ट करेंगे जिसका आप लोग की नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वो होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत से माध्यम है, जैसे ऐप है, आप ऐप से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं, www.yuktiais.in को विज़िट कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए, सभी लिंक दिए गए हुए हैं। आप उसे क्लिक कीजिए और हमसे जुड़ जाइए। और जो हमसे अभी भी जस्ट जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर दोनों चैनल को शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी लोगों तक दैनिक जागरण का पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ एनालिसिस पहुंच सके और हम और भी बेहतर तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित हो सके। चलिए आप लोग एक बार विज़िट ज़रूर कीजिए www.yuktiais.in, या तो ऐप ज़रूर इंस्टॉल करके एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। आप लोगों के लिए बहुत बेहतर ही सुविधाएं लेकर आया है, सेवाएं लेकर आया है युक्ति आईएएस, जिसमें आप लोगों को यूपीएससी, पीसीएस और गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर्स गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सारे के टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग अवेलेबल है। और इंडिया का सबसे लोएस्ट फीस के साथ, जिसमें आपको 399 में 2000 टेस्ट आपको ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रैक्टिस करने का आप लोग को वहाँ पर प्राप्त होगा, जिसमें आप लोग को 199 में आप लोग को एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी के अलग अलग फॉर्मेट केवल 199 रुपये में 500 टेस्ट अवेलेबल कराए गए हैं। आप लोग एक बार विजिट करके ज़रूर देखिए ताकि आप लोग और भी चीज़ों को सीख सकें, जान सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का न्यूज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें 2 मेंस इंटरव्यू ओरिएंट आप लोगों को टॉपिक महत्वपूर्ण कवर किया गया है, जिसमें आप लोगों को यह जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए आने वाले जो भी मेंस और इंटरव्यू एग्ज़ाम होंगे उसके लिए उपयोगी होंगे, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। चलिए लोग देखते हैं। यह अभी यूक्रेन और शांति जो मामला है यूक्रेन का और रूस का, वो अभी चलता रहेगा। इस पर बहुत से अपडेट आते रहेंगे, आप लोग जरूर उसे कवर करते रहिएगा। और जो अंत जब होगा इसका, जब टेबल वार्ता होगा, उसमें समग्र रूप से मैं उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन ऑपरेशन गंगा की सफलता से भारत के बढ़ते प्रभाव को मोदी ने, यह जो भारत के प्रधानमंत्री उनके द्वारा यह बोला गया है। और मैं पिछले जब से यह ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है उससे पहले जितने भी ऑपरेशन चलाए थे, मैंने स्पष्ट बोला था यह केवल इसलिए हो रहा है, भारत अपने नागरिकों को बेहतर तरीके से एयरलिफ्ट इसलिए कर रहा है कि भारत का प्रभाव विश्व में अलग तरीके से अब उभर कर सामने आया है, जहां अपने नागरिकों को किस रूप से एयरलिफ्ट करना है, इसके लिए भारत एक लोकतांत्रिक स्वरूप के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। जहां आप लोगों को यमन में मैंने बात की थी, यमन, अफ़गानिस्तान में जहां भारत अपने नागरिकों को तो लाता ही है, साथ ही साथ विदेश के अन्य नागरिकों को भी भारत एयरलिफ्ट करता है। यह और संबद्ध देश जहां यह प्रभाव क्षेत्र होता है वो इसका परमिशन भी इसलिए देता है कि भारत इस संदर्भ में कार्य कर रहा है। भारत का कभी भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी युद्ध में भाग लेता है, तो इसलिए यह आप लोग इस रूप से संदर्भ सकते हैं कि जो भी देश संबंधित देश है इसी संदर्भ में भारत का विदेश नीति को मान्यता देता है। जब अमेरिका जैसा राष्ट्र भारत से अनुरोध करता है कि हमारे नागरिकों को भी आप एयरलिफ्ट कीजिए, जैसे यमन के मामले में हुआ, आपको यमन के मामले में देखने को मिला, अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे नागरिक फंसे हुए थे ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री के, तो उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया कि जब आप एयरलिफ्ट करें तो भारत भी हमारे नागरिकों को एयरलिफ्ट करे। वैसा ही मामला यूक्रेन में भी देखने को मिला, जब यूरोपीय कंट्री और अमेरिका जैसा विकसित देश अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट करने से मना कर दिया, तो भारत ने बढ़ चढ़ कर अपने लोगों को एयरलिफ्ट किया है जितनी शक्ति है उसके अनुसार। तो इसके संदर्भ में देखिए भारत एक बढ़ता प्रभाव क्षेत्र है। आने वाले कुछ वर्षों में ही भारत एक जो विश्व स्तर पर एक प्रमुख राष्ट्र की श्रेणी में होगा, जहां जिसके नीति निर्माण जो अंतर्राष्ट्रीय जो निर्णय निर्माता होंगे उनमें भारत का प्रत्यक्ष भूमिका होगा।
इस संदर्भ में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऑपरेशन गंगा और आने वाले जो भी ऑपरेशन इस रूप से होंगे तो मैंने आपको इसलिए यह सब बातें बताया कि इस पर चर्चा मैंने पहले भी कर चुका है। ऑपरेशन जो आप लोग लास्ट वीडियो देखिएगा दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में सारे एयरलिफ्ट प्रोग्राम को भारत जो किया गया उस पर चर्चा किया, उसमें भी मैंने ये बात बोली थी। आने वाले उसी समय मैंने इससे 4 से 5 दिन पहले का ये वीडियो होगा, उसी समय मैंने बोला था। और देखिए भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी स्पष्ट, ये श्रेय केवल इसलिए है कि भारत का बढ़ता प्रभाव है। तो यह आप लोग इस न्यूज़ में अंतर्राष्ट्रीय जो नीति निर्धारण में होगा आपको हमारा सिद्धांत क्या है, इस सब से संबंधित टॉपिक को आप लोग बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ से ज़रूर एक मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट आप लोगों को प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। जब भी जाइएगा इंटरव्यू में तो आपसे यह ज़रूर पूछा जाएगा कि भारत का बदलता स्वरूप किस रूप से एयरलिफ्ट प्रोग्राम को सफल बना रहा है। तो इस संदर्भ में आप लोगों को यह न्यूज़ देखने की ज़रूरत है और इस पर मैंने विस्तृत चर्चा पहले भी किया, तो आप लोग विजिट करके उस प्लेलिस्ट में जाइए और उसे ज़रूर देखिए। एक आप लोगों के यहाँ पर पीटी पॉइंट आप लोगों को ज़रूर यहाँ से एक प्रश्न आने वाले आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकता है। जैसे भारतीय टीम वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ हमेशा चर्चा में रहा, वैसे ही महिला टीम के साथ लगातार 3 मैचों में पाकिस्तान के साथ रही है, जिसमें तीनों बार इंडियन टीम जीती है। तो पीटी फैक्ट के रूप में यहाँ से आपको एक प्रश्न बनता है। जब भी ऐसे होते हैं और उपलब्धियाँ हासिल की जाती है, प्रश्नों में प्रश्न के रूप में ये सब दिखा जाता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आगे नीचे आ जाइए। यह देखिए इम्पॉर्टेंट है, उद्योगों की सुरक्षा को निजी एजेंसियों के तैयार करेगी CISF जो है। आप इसके संदर्भ में पहले भी मैंने बात की है संगठन के संदर्भ में। आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए CISF का गठन कौन है, अभी महानिदेशक इसके कौन है, इसकी कितनी विंग कार्य करती है, किन किन क्षेत्रों को सेवाएं देती है, क्योंकि यह गूगल सर्च आप लोग जरूर कर सकते हैं। इस पर मैं चर्चा क्या करूं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, उम्मीद करता हूं। इसमें क्या बात है आप लोग को पीटी पॉइंट से आप लोग को याद रखनी चाहिए। इसमें महिला CISF की नियुक्ति अब होगी, 20% दिया जाएगा, महिलाओं का सीट रिजर्व किया जाएगा। इसके संदर्भ में केंद्रीय मंत्री के द्वारा कहा गया है। और अभी जो वर्तमान में कितना है ये आप लोगों को जरूर याद रखना। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसे। अभी 6.33% अभी महिला हैं, जिसमें 9200 यानी अर्थात आपको 9 संख्या में बोला जाए तो लगभग 9200 या 9,200 महिलाएं कार्यरत है CISF महिलाएं। तो ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है। इसके संबंधित जो भी CISF से गठन है उस कौन अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया, ये केवल गूगल सर्च कीजिएगा या CISF का वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करके उसे देख सकते हैं। 2 मिनट का वर्क है, आप लोग जरूर इसे कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आप लोग PM जो कल पुणे मेट्रो का उद्घाटन किया उसके संदर्भ में कुछ डाटा फैक्ट आप लोग पीटी ओरिएंट आप लोगों को देख लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पीटी से पूछ सकता है। यह कितना करोड़ का लागत का मूल्य का था यह परियोजना, लगभग 11,400 करोड़ का यह लागत योजना था। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर 2016 में प्रारंभ की गई थी। यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है। साथ ही साथ कुछ बातें हैं। 2030 तक देश की शहरी आबादी 60 करोड़ हो जाएगी। इससे पहले जो हरदीप सिंह पुरी थे जो हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हमारे हैं, सॉरी मैं विभाग अभी भूल रहा हूँ, उनका 2-3 विभाग है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हरदीप सिंह पुरी द्वारा एक डाटा भी फैक्ट आप लोगों को दिया गया था, जिसमें शहरीकरण किस रूप से बढ़ रहा है उसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो शहरीकरण क्यों इतना विकसित भारत को बनाना, अपने अवसंरचना निर्माण करना, इसके संदर्भ में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं। इसमें आपको पीटी फैक्ट यहाँ से मिलेगा, जिसमें छत्रपति जो पूनाजी नगर पालिका, जो पुणे में नगर पालिका परिसर, उसमें शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया, जो 1850 kg का गन मेटल से बनाई गई है। तो ये आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, गन मेटल से संबंधित 9.5 मीटर प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है। तो पुणे में नगर पालिका परिसर है, वहाँ पर स्थापित की गई है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, शिवा से संबंधित प्रश्न होगा तो ये जरूर पूछ सकता है।
एक यहाँ पर आप लोगों को ये भी न्यूज़ कवर करनी चाहिए। सिस्टम के लिए दीमक है भ्रष्टाचार, हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये माना गया। यह बार बार यह हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे वक्तव्य दिए जाते हैं, ऐसी राय दी जाती है, पर यह कितना सत्य है कितना असत्य है सभी लोगों को इसे पता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार किस रूप से और नए नए तरीके से आ रहे हैं और उसका सुधार किस रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है, इस पर बल देने की बात है। यहाँ पर जो है डॉक्टर को जो ओथ होता है, ओथ के संबंध में आप लोग के यहाँ बात की गई है। हिपोक्रेटिक जो ओथ लिए जाते हैं उसके संबंध में कुछ बात की गई है, तो ये आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें। देखिए कुछ चीज़ें आप लोग एग्ज़ाम से बाहर भी पढ़नी पड़ती है जो आपको कहीं ना कहीं उपयोग आपको इंटरव्यू में आएगा, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा पैनल होता है जो किस दिशा में जाता है इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपसे अगर मान लीजिए ऐसी कोई घटना होगी, आप से डायरेक्ट ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, नैतिक भ्रष्टाचार को सजग बनाने के लिए आप किस रूप से प्रतिबद्ध है। तो मुझसे भी ये इंटरव्यू में यह पूछा गया था कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार है जिसमें एक जो प्रशासक है आपको किसी रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो आप किस रूप से अपना बचाव करेंगे या आपके पास क्या विकल्प है जो इस प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने का। तो इसके संदर्भ में मुझसे प्रश्न किया गया। तो देखिए भ्रष्टाचार का अनेक रूप है, तो आप इसके संदर्भ में आप लोग को हर एंगल से प्रश्न करना चाहिए। अब मेरा वीडियो इंटरव्यू का बना हुआ, आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं कि मुझसे कौन कौन से प्रश्न किए गए थे, किस रूप से मेरा इंटरव्यू किस रूप से आगे बढ़ा था और मेरा अंत जो इंटरव्यू का जो लास्ट जो प्रश्न था वो किस स्तर पर जाकर रुका था। तो कुल 28 से 29 मिनट का इंटरव्यू था। तो उसमें देखिए किस रूप से आगे बढ़ता है बोर्ड मेंबर, किस रूप से आगे बढ़ते, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप जिस तरह से आप पढ़ के गए वही ज़रूरी उससे पूछा जाए। जो मैंने इंटरव्यू के दौरान पढ़ा था वो कोई भी प्रश्न उससे नहीं पूछा गया, बाकी सारे चीज़ हमसे पूछी गई। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें 100 कोज आप लोग इंटरव्यू के लिए जानना चाहिए कि सिस्टम में भ्रष्टाचार किस रूप से है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा और समझिएगा कि मैं क्यों इस तरह की बातें करता हूँ आप लोगों के साथ। पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट में क्यों बात करता हूँ, क्यों किसी टॉपिक को इस एंगल से देखना चाहिए, पीटी के साथ, मेंस के साथ और इंटरव्यू के साथ। वो उसकी कोई गारंटी नहीं कि कौन सा पीटी का प्रश्न आपको इंटरव्यू में जाकर वो टॉपिक जाकर कवर करेगा। इसलिए मैं इस रूप से तैयारी करवाता हूँ, आप लोग से विजिट करता हूँ, आप लोगों के साथ दैनिक एनालिसिस करता हूँ। चलिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, मैं इसी की बात कर रहा था कि 14 साल काट चुके जेल में अपील की सुनवाई नहीं आया नंबर, अर्थात जेल में कैदियों की स्थिति क्या है या जो हमारा न्यायिक व्यवस्था है किस रूप से कार्य कर रहा है। जो हमारा मूल जो 14 आर्टिकल उसके मूल भावना को किस प्रकार से आघात कर रहा है। तो इसके संदर्भ में आपको प्रश्न यहाँ से मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट में ज़रूर होगा। जब भी आप दीजिएगा प्रेफरेंस में आईपीएस दीजिएगा और जब स्टेट पीसीएस में डीएसपी दीजिएगा तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे कि आप इस विभाग में जाना चाहते हैं तो वर्तमान स्थिति जो है इस संबंध में जेल की, तो उसमें सुधार के क्या आपके पास विकल्प हैं। तो इससे संबंधित कभी भी आपको आएगा तो यहाँ पर प्रश्न आपको पूछ सकता है। कुछ यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है तो आप इसे ज़रूर देखिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए किस रूप से यह कार्य कर रहा है। क्यों 14 साल उम्र कैद की सज़ा करने के बाद भी अभी तक उन लोगों का सुनवाई नहीं हुआ, तो इसके संदर्भ में कुछ डाटा फैक्ट हम चलिए देख लेते हैं। भारत में न्यायिक स्वरूप क्या है, सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सभी लोकतांत्रिक गणराज्य है, सभी लोग जानते हैं। निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराने के लिए इसकी एकहरी न्यायिक व्यवस्था कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। ऐसा ही नहीं कि पैरेलल कार्य करता है तीनों, यहाँ पर पैरेलल कार्य नहीं करता है, यहाँ पर अधीनस्थ कार्य करता है। इसके नीचे सभी हैं, हाई कोर्ट के नीचे सभी रूप से कार्य करते, उसके अधीनस्थ कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद जो 14 है के तहत कानून के समक्ष समता का आदर्श की स्थापना करना, और इसी का आर्टिकल का भंग हो रहा है इस प्रकार की गतिविधियों से। नेक्स्ट है आप लोगों को न्यायपालिका को लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ माना जाता है, क्योंकि जब 3 पिलर हमारे
शासन व्यवस्था की, एक न्यायपालिका, एक विधायिका, एक कार्यपालिका। जब दोनों कार्य नहीं करती बेहतर ढंग से तो न्यायपालिका उस पर अंकुश या तो प्रतिबंध लगाती या युक्त रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से कार्य करती है, तो इसलिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है हमारे लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट है आप लोगों को, जब भी इस प्रकार के आर्टिकल 14 से जब भी इस प्रकार के जब जेलों में बात होगी या तो न्याय की बात होगी या समता की बात होगी या न्यायिक सक्रियता की बात होगी, तो आप ब्लैक स्टोन का सिद्धांत जरूर लिखिएगा। ब्लैक स्टोन का सिद्धांत क्या कहता है, तो ये आप लोगों को जरूर जानना चाहिए कि 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के कानूनविद विलियम ब्लैक स्टोन ने एक विचार दिया था जो बाद के बीच में आधुनिक न्याय व्यवस्था के एक पथ प्रदर्शक बन गया। क्या इनके द्वारा कहा गया था, एक भी मासूम को कष्ट नहीं होना चाहिए, भले 100 अपराधी बचकर क्यों नहीं निकल जाए। आप लोग बार बार सुनते होंगे न्यायपालिका ये कोर्ट देती है कि हमारी न्याय व्यवस्था में एक व्यक्ति जो है को अंतिम व्यक्ति तक न्याय मिलना चाहिए। एक कि आपको ये कोर्ट मिलता होगा, दूसरा आपको कोर्ट मिलता होगा एक निर्दोष को सज़ा ना मिले, चाहे उसके लिए 100 निर्दोषों को क्यों नहीं उसे छोड़ दिया जाए। तो इसके संदर्भ में आप लोग कोर्ट ध्यान रखना चाहिए। तो ये ब्लैक स्टोन का कोर्ट है। जब भी आर्टिकल 14 के संदर्भ में या तो न्यायिक सक्रियता के संबंध में जब भी बात की जाएगी तो ब्लैक स्टोन की आप चर्चा जरूर करिएगा। अब भारत में कैदियों के संबंधित आंकड़े क्या है, ज़रूरी है जान लेना। तो वस्तु स्थिति क्या है इसे आप लोग समझ पाइएगा। तो भारत के जेलों में इस समय जितने भी कैदी बंद उसमें 70% ऐसे हैं जिनका अभी तक दोष साबित नहीं हुआ। तो समझ लिए कितना भयावह स्थिति है जेलों की। उसमें ऐसे कैदी हैं जिनका 70% ऐसे कैदी हैं जिनका अभी तक दोषी साबित नहीं हुआ न्यायपालिका द्वारा, न्यायिक व्यवस्था के द्वारा। तो कितना अंतर विरोध है आर्टिकल 14 का, तो आप समझ सकते हैं न्यायिक सक्रियता का। जब तक यह चीज़ों को नहीं आप डीपली समझिएगा तो इन सब चीज़ों का पैरेलल आप लोगों का आकलन कभी नहीं कर पाइए कि न्यायिक व्यवस्था अगर खराब है या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या न्यायिक इच्छा शक्ति की कमी है। तो इसके संदर्भ में कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 लाख से भी अधिक ऐसे कैदियों जिसमें 74.08% अर्थात 2.44 लाख जो कैदी है 1 साल से जेल में बंद है। तो सोच के देखिए 3 लाख से भी अधिक ऐसे कैदी जिनमें से 74% जो 1 साल से अधिक जेल में बंद जिनका सुनवाई ही नहीं हुआ है, बाकी तो 70% है ही कुल का। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है उसके द्वारा जेल के सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 रिपोर्ट प्रस्तुत की जो नवीनतम रिपोर्ट है उसके अनुसार 2016 में देश के जहां जेलों की संख्या 1442 थी जो घटकर 2019 में 1350 हो गई। सोच के देखिए कि जहां संख्या बढ़नी चाहिए वहां संख्या घट रही है, जेलों की संख्या घट रही है। तो ये देखिए अंतर विरोध किस रूप से वस्तुत हुआ। इसके बहुत से कारण हैं घटने के, उस पर विस्तृत चर्चा कभी की जाएगी। पर आप लोग इससे संबंधित अभी आंकड़े को देखिए, नहीं तो टॉपिक से भटक जाएंगे लोग। विशाल आबादी वाले देश में पर्याप्त संख्या में जेल न होने के कारण जेलों की क्षमता में अधिक कैदी रह रहे हैं। जैसे 2019 में भारतीय जेलों में लगभग 4,78,000 कैदी थे, लगभग यहाँ है एनसीबी की डाटा है वो, जो कि वास्तविक क्षमता का 18.5% था। कारण क्या है इसका? कारण ये है जेलों में बढ़ती भीड़। दूसरा, विचाराधीन सैनिक कैदियों कुल संख्या 69% है, इसलिए विचाराधीन जितनी भी कैदियाँ उसकी विचाराधीन जो श्रेणी में आते हैं लोग जिनका विचार होना है उसमें 69% लोग कैदी यही हैं। तो जब इनका फैसला हो जाएगा तो इनकी संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी जेलों में संख्या वृद्धि होने का कारण पर्याप्त जेलों का अभाव है। जेलों में उच्च आसवन दर अर्थात संख्या कितनी है, निर्धारित संख्या कितनी है, उससे अधिक लोग कितना निवास कर रहे हैं वहाँ पर। जेलों का आसवन दर बहुत है यहाँ पर भारत में। अदालत में लंबित मामलों का ढेर पड़ा है, सभी लोग जान रहे हैं। इस पर मैंने वीडियो भी पहले बना चुका हूँ। न्यायपालिका की न्यायिक व्यवस्था में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था दी जा रही है उससे संबंधित आंकड़े मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया था। देखिए आंकड़े से आप लोग अगर किसी बात को रखते हैं तो ये एक ठोस आधार के आधार पर आप लोग बात करिएगा। देखिए इसलिए आंकड़ों को मैं प्रस्तुतिकरण हमेशा बोलता हूँ कि आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण आप लोग जरूर कीजिए। इससे आप लोग जो भी
आंसर राइटिंग वो इम्प्रूव होगा, उसमें औसत जो नंबर है उससे कहीं 2-3 नंबर अधिक आप लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए आंकड़ों को जरूर आप लोग शामिल कीजिए। न्यायाधीशों की संख्या भी कमी है सत्र न्यायाधीश में, और उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ न्यायाधीशों की कमी है। न्याय तंत्र की सुस्ती है, जैसा मैंने आप लोग को अभी जस्ट बताया कि कितना मामला लंबित है। बढ़ते अपराध के भी स्वरूप बदले हैं कुछ वर्षों में। जिस तरह हमारा डिजिटाइजेशन हो रहा है सोसाइटी, उस प्रकार से अपराध की भी श्रेणियां अलग अलग उभर कर सामने आई है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका भी वर्गीकरण किया जाए, इसको पुनः निर्धारित किया जाए। बढ़ते आसवन दर क्या होता है, इसके संदर्भ में भारत का आसवन दर क्या है, इसके संदर्भ में देखिए। भारत विश्व के उन 118 देशों में शामिल है जहां पर्याप्त संख्या में जेल न होने के बावजूद या वजह से जेलों में आसवन दर उच्च बनी हुई है। 2019 यह आंकड़ा है, आप लोगों को एनसीबी का रिपोर्ट का आंकड़ा है, जिसमें आसवन दर 118% है, अर्थात संख्या 100 है पर 18 व्यक्ति अतिरिक्त वहां निवास कर रहे हैं, यह आंकड़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, देखिए मैं यहाँ पे इसलिए 18.5 यहाँ पर आसवन दर वास्तविक क्षमता से अधिक है, 18.5 की चर्चा किया था। इसलिए आप लोग ये नहीं समझिएगा कि 2000 में कह दिया 58, यह आसवन दर की बात हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ बोला था वास्तविक क्षमता से 18.5 अधिक है, तो यही 18.5 की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट है तो जेलों में भारत में हो गया। नोट आप लोग ध्यान रखें, जापान में यह 57% है, जहां 100% क्षमता वहां पर कैदियों की संख्या सिर्फ 57 है, यानी 57 व्यक्ति ही, बाकी शेष जो रह गए हैं आप लोगों को 43 वहां है ही नहीं। नीदरलैंड में 74% आसवन दर है, जर्मनी में 79%, रूस में 80%, काफ़ी पीछे है। भारत की स्थिति आप समझ सकते हैं, 118 है। वर्तमान में देश के 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कैदियों का आसवन दर 100% से अधिक है। 19 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 100% से अधिक आसवन दर है, जिसमें दिल्ली के जेलों की दर भारत में सबसे अधिक है, वहां 175 है, जो समझ सकते हैं 75 व्यक्ति अतिरिक्त जेलों में रह रहे हैं, उनको वहाँ पर सजा भुगतना पड़ रहा है, यानी अतिरिक्त क्षमता से अधिक हैं लोग वहाँ पर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 168 है, उत्तराखंड में 169 है, मेघालय में 157, मध्य प्रदेश में 155 का आसवन दर है, अर्थात क्षमता से अधिक वहाँ पर कैदी हैं। तो आप लोग ये सब आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, यह सब आंकड़ा आपको एनसीबीसी का दिया हुआ है, आपको इसके संदर्भ में आप इसलिए आंकड़ा इनको आप लोग ध्यान से इस सबको कवर कर लीजिएगा जो भी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट आप लोगों को है, जब यहाँ नोट एक चीज़ याद रखिएगा, नीदरलैंड जिनकी न्यायिक व्यवस्था का विश्व में तारीफ होती है, प्रति 1 लाख की आबादी पर वहाँ कैदियों की संख्या 61 है। भारत में न्यायिक स्थिति आप लोग की यहाँ से बहुत सी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होगी, जहाँ भारत के सभी 25 उच्च न्यायालय उसमें 400 से अधिक जजों के पद खाली है। मुख्य जज की बात हुआ है, जजों की बात हो रही है, जो जज पैनल में होते हैं उनके बात हो रही है। जिला सत्रों के न्यायाधीश 5000 से अधिक जजों की कमी है। यह आंकड़ा हालांकि 2022 का जो आंकड़ा आएगा इसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यह आंकड़ा 2019 का था, क्योंकि 19 का अंतिम आंकड़ा दिया गया, 2022 में यह आंकड़ा आने वाला है, तो इसलिए आप लोग को इसमें चेंजिंग होगा, कुछ सुधार होगा। आबादी के हिसाब से देश में जजों की संख्या अपर्याप्त है। भारत प्रति 10 लाख की आबादी में केवल 19 जज या न्यायाधीश कार्यरत हैं, केवल 19 ही हैं, ध्यान रखिएगा, प्रति 10 लाख में 19 है। और अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी 107 है, 107 वहाँ न्यायाधीश या जज है। कनाडा में 75, ब्रिटेन में 51, ऑस्ट्रेलिया में 42 न्यायाधीश या जज हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग को नोट यहाँ याद रखना चाहिए, नीति आयोग का रिपोर्ट 2018 में आया था। आयोग ने अदालतों के मामलों में निष्पादन जो क्षमता की रफ्तार दर है, उसके आधार पर अनुमान लगाया कि जो लंबित मामले अभी वर्तमान में निपटारे हो रहे हैं, जिस दर से अगर उनको निपटारे उसी दर से बनाए रखा जाए तो 325 वर्ष लग जाएंगे सारे मामलों को निपटाने में। तो सोच सकते कितनी सुस्त व्यवस्था हमारे देश में कार्य कर रही है। इस और प्रशासन को कार्य करने की जरूरत है, विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका, तीनों स्तर पर इसे कार्य करने की जरूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इन सब आंकड़ों को जरूर प्रस्तुत कीजिएगा। जो भी होगा इंटरव्यू बोर्ड में इम्प्रेस हो जाएगा आपसे और बेहतर आप लोग को नंबर आपको देगा इससे संबंधित। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को
नीचे आ जाना, भी चुनाव का मामला वहाँ चल रहा है। देखिए फिर 10 सूत्री कार्यक्रम यहाँ पर एजेंडा तय किया, कृषि और किसानों के विशेषज्ञ के लिए कृषि के विविधीकरण को तैयार करने बाजार उपलब्ध कराए सरकार। तो इसके संबंध में कुछ आंकड़े आप लोग, कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ बताए गए, इसे जरूर आप लोग की नोट्स कर लीजिए। देखिए दैनिक जागरण का यह बहुत ही अच्छा प्रयास है कि कुछ मेन टॉपिक्स जो हैं उस पर कुछ 10 सूत्री एजेंडा आप लोग को बता रहा है, जिसमें यह सार्वभौमिक होता है, यह कहीं भी पुट हो सकता है। किसी भी स्टेट में आप एग्जाम दे रहे हो, मेंस में इंटरव्यू दे रहे हो या यूपीएससी में इंटरव्यू देते हैं, यह सब यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसे आप लोग जरूर की नोट्स इसका बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, मेंस ओरिएंट, इंटरव्यू ओरिएंट, क्योंकि यह भी आप लोगों के लिए बार बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो यह जरूरी होता है। और जिनका इकोनॉमी है, जिनका इकोनॉमी ऑप्शनल रहता है या इकोनॉमी से संबंधित जिनका ग्रेजुएशन में विषय होता है, उनसे यह प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। सब्सिडी क्या है, कर्ज क्या दिया था, जो और भी कर्ज के क्या रूप है, भारत में कर्ज के स्वरूप क्या है, सब्सिडी का स्वरूप क्या है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, पंजाब की दिया गया है, तो इससे पंजाब का आंकड़ा आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या इससे संबंधित की नोट्स क्या है, सब्सिडी और आत्महत्या से संबंधित। तो चलिए बात करते हैं कृषि सब्सिडी क्या है। भारत में अधिकतर आबादी कृषि आय पर निर्भर है। लगभग 70 से 80% लोग जो हैं कृषि आय से या संबद्ध रोजगार से संबंधित है, तो ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में सरकार द्वारा उर्वरक की खरीद पर सब्सिडी, कैश सब्सिडी, कृषि लोन पर ब्याज माफी सब्सिडी, कृषि कार्य हेतु वाहन खरीद के लिए और अन्य उपकरणों खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। यह विभिन्न प्रकार से कृषि सब्सिडी देती है भारत सरकार। और WTO और कृषि सब्सिडी भी आप लोगों को यह जानना चाहिए। इसके लिए प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है लास्ट ईयर का 2021 का उसमें आपको बना हुआ है, तो उससे देख लीजिएगा WTO किस तरह प्रतिबद्ध करता है। आप लोगों को यह जरूर जानना चाहिए WTO कौन सा बॉक्सेस देता है विकसित और विकासशील देशों को, अल्प विकसित देशों को, तो इसमें जरूर जाकर उस प्लेलिस्ट को देखिए। तो और इसको यहाँ से ऐड कर लीजिएगा, दोनों चीज़ आप लोग एक साथ कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए। यहाँ युक्ति है, इसके पर जो भी आप लोग को टॉपिक दिया गया है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, कहीं ना कहीं आपका उसका उपयोग जरूर होगा। सारे प्लेलिस्ट का वीडियो जरूर देखिए, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जरूर देखिए, नहीं तो पता चले एग्ज़ाम में आ गया और आप बाद में बोलेंगे कि सर क्वेश्चन ही नहीं लड़ा, क्वेश्चन ही नहीं आप तो टैली हो रहा है। देखिए आपको मैंने गारंटी दिया है कि आपको 110 प्लस बीपीएससी में इस बार प्रश्न होंगे, इस हमारे मॉड्यूल से तो होंगे, वो किसी न किसी रूप से जरूर होंगे। और मैं इसको टैली भी कराऊँगा स्टेप बाय स्टेप। यूपी पीसीएस जो आने वाला उस पर भी हमारा प्रयास हमारी टीम द्वारा की जा रही है, उस पर भी जल्द से जल्द घोषणा होगा। अभी तो मेंस का डेट आया है, तो आप लोग जो भी मेंस दे रहे हैं अच्छे तरीके से दीजिए। अब चलिए हम लोग बजट का आवंटन क्या किया गया, इससे संबंधित केंद्र सरकार द्वारा कृषि सब्सिडी या संबद्ध बजट में मामूली वृद्धि की गई, जिसमें 2020-21 एक सेकेंड जो 2021 में लगभग कितना था, 1,47,064 करोड़ रुपये था, जिसे वर्ष बढ़ाकर 1,51,521 कर दिया गया है। तो ये आपको प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है पीटी फैक्ट के रूप में, कितना कृषि बजट बनाया गया इस बार, एग्रीकल्चर बजट। DAP खाद जो होता है उसमें कृषि सब्सिडी जो 1,200 रुपये से बढ़ाकर 1,662 रुपया कर दिया गया है। अब प्रति बोरी यह है, जिसकी वजह से किसानों को अब DAP की एक बोरी पहले 1,200 रुपये ही मिलती थी, अब मिलेगी। अब यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कितने रुपये की बढ़ोतरी, यह बहुत महत्वपूर्ण खाद है। DAP वास्तविक 17 रुपये प्रति बोरी मिलता है मार्केट में। और DAP के इस्तेमाल होने फास्फोरिक एसिड, अमोनिया और आदि रासायनिक अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 60-70% बढ़ने के बावजूद इसकी कीमत बढ़कर 1,900 रुपया हो जाती है। कभी कभी अगर हो जाता है वृद्धि इन सब चीज़ों में, तो यह आंकड़ा 1,900 तक पहुंच जाता है प्रति बोरी। तो देखिए इसलिए सब्सिडी जो होता है कृषि को दिया जाता है, किसानों को यह महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, हाँ चलिए मैं लगा के छूट गया है क्या, नहीं चलिए हाँ नेक्स्ट है, लागत तुलना में 1.5 गुना MSP का निर्धारण किया गया बजट में। 2020-21 था उसमें बजट आवंटन 6 गुना से बढ़ाकर आपको 1,34,399 करोड़ रुपया कर दिया। 2013-14 कृषि विभाग के सिर्फ
सिर्फ कितना पहले किया जाता था 21,993 पर इस एमएसपी के संदर्भ में किया जाता था। और इसका पीडीएफ मैंने सारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया है, आप ज़रूर देखिएगा जो भी योजनाएं दी गई है उससे संबंधित। फिर नेक्स्ट आप लोगों को 2009 से 10 तक 14 तक अवधि की तुलना में 5 साल के दौरान किसानों के धान में जो एनएसपी भुगतान है 2.4 गुना अधिक हो गया है, कर दिया गया है। सरकार ने कृषि वर्ष जो 18-19 के लिए सभी खरीफ और रबी जो वाणिज्यिक फसलों के अखिल भारतीय औसत उत्पादन लागत को कम करने 50% रनिंग एमएसपी दर की बढ़ोतरी कर दी गई है, 18 से ही की गई है। तो ये सब चीज़ें आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको कहीं ना कहीं उपयोग में आएगा। 2020-21 के धान में एमएसपी का जो 13-14 का 1310 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1868 प्रति क्विंटल कर दिया गया, जो 43% की वृद्धि दर्ज कराता है। नेक्स्ट है वर्ष 2020-21 में गेहूं के लिए एमएसपी जो 2013-14 का 1400 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1975 प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो ये आंकड़े आप लोगों को जरूर याद रखने चाहिए। यह प्रश्न आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रति क्विंटल वाले एमएसपी में पूछा जाता है। सरकार के अन्य प्रयास क्या क्या किए गए हैं, जैसे बजट का आवंटन 10% वृद्धि की गई, लागत के तुलना में 1.5 गुना एमएसपी का निर्धारण किया गया है, किसानों के लिए खरीद बढ़ोतरी की गई है। पीएम देखिए ये सब जितनी योजनाओं का नाम दे रहा है, पीआईबी का मैंने नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, जरूर आप जाके देखिए। सारे योजनाओं का डाटा फैक्ट आप लोगों को मिल जाएगा एक जगह, जितनी भी योजनाएं के यहाँ नाम मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो पीआईबी द्वारा जारी किया गया है कृषि विभाग के द्वारा, तो वो एक जगह समग्र है, तो जरूर उसे विजिट करके बाद देख लीजिएगा आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया रहता है टेलीग्राम चैनल का, आप लोग उससे विजिट करके जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है पीएम किसान के माध्यम से आमदनी समर्थन करना, फसल बीमा योजना, कृषि संस्थागत उधारी, किसानों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपलब्ध कराना, भारत में जैविक कृषि को प्रोत्साहन देना, ये सब योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सब नाम मैंने यहाँ इंक्लूड किया है। यूरिया नीम कोटिंग कृषि और संरचना जो कोष है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, एफपीओ को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन, कृषि मशीनीकरण और किसान रेल और इकोसिस्टम, ये सब महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैंने डाटा मेरा छूट गया है, एक सेकेंड, हाँ चलिए देखिए यहाँ पर कुछ मैंने लिंक आप लोगों को शेयर कर दिया है, जो भी मैंने अभी प्रोग्राम बताया इसके संदर्भ में आप लोगों को लिंक दिया हुआ है पीआईबी का, आप लोग इससे विजिट कर सकते हैं देखकर, या तो फिर आप लोग टेलीग्राम पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम पर, मैंने इसका पीडीएफ सेंड किया है, तो ज़रूर देखिएगा। अब इतनी एक सवाल उठता है, इतना सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इतनी योजनाओं को लाया जा रहा है, प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ सरकार कृषि संबंध सुधार किए जा रहे हैं, किसान सुधार किए जा रहे हैं, तो फिर भी आंकड़े क्यों है आत्महत्या के किसानों में, यह ज़रूर हो जाता है। तो कुछ आंकड़े मैंने आपके सामने लेके आया हूँ, जिसे आप लोग ज़रूर देखिए और इसे इंक्लूड ज़रूर कीजिएगा, आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। चलिए 32 मिनट हो गया, हालांकि देखिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में किसान की आत्महत्या किस रूप से हो रही है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान जो बेंगलुरु के माध्यम से कार्य योजना 2016-17 अखिल भारतीय समन्वित अध्ययन के रूप में भारत में किसान आत्महत्या कारण नीति निर्धारण का अध्ययन कराया गया। इस अध्ययन में क्या बोला गया, देखिए कौन संस्थान, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान सी है, इसके द्वारा आप लोगों को बेंगलुरु के माध्यम से 2016-17 अखिल भारतीय क्रियान्वयन के स्तर पर कराया गया था, जिसमें इस अध्ययन में 13 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल शामिल थे। देश में किसानों की आत्महत्या के कई प्रमुख कारण हैं, जिनमें प्राकृतिक आपदाओं में फसल होने की क्षति के साथ साथ सिंचाई के साधनों में न होना जैसे प्रमुख कारण है। यह महत्वपूर्ण कारण है, यहाँ नोट आप लोग याद रखिएगा। इस जो अध्ययन हुआ था इसमें आत्महत्या का मुख्य कारणों में इस रिपोर्ट में फसलों को सही मूल्य नहीं मिलने को शामिल नहीं किया गया था। देखिए 2016-17 का जो रिपोर्ट था उसमें इस आंकड़े को शामिल नहीं किया गया था। एमएसपी जो होता है वो आत्महत्या के मुख्य कारणों में नहीं रही है। कितना बड़ा अंतर्विरोध लोगों में फैला हुआ है कि अगर
कि एमएसपी नहीं बढ़ रहा है तो लोगों के जो किसानों का जो आय है बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से एमएसपी सपोर्ट जरूर करता है। किसानों की आय एमएसपी के दर में वृद्धि होगी तो किसानों का आय भी वृद्धि होगी। इस रिपोर्ट को अंतर्विरोध इतना प्रस्तुत करता है कि इस रिपोर्ट में यह चीज़ को कॉन्सेप्ट को शामिल नहीं किया गया था। जबकि देश में फसलों में सही मूल्य नहीं मिलने के कारण कृषि लगातार घाटा हो रहा है, यह भी आंकड़े में जो इस संदर्भ में दिया गया था। अब राष्ट्रीय आपदा अपराध ब्यूरो जो एनसीआरबी है जो आंकड़ा जो प्रस्तुत किया उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं जो आत्महत्या की जो प्रवृत्ति है किस रूप से डाटा यह बताता है। एनसीआरबी का डाटा के अनुसार देश में किसानों की आत्महत्या की कमी है। हालांकि कुछ वर्षों में कमी हुई है पर महाराष्ट्र में यह वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि? वहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बहुत सा कारण है। तो इससे संबंधित आप लोगों को ये चीज़ों को देखने की बात है। जहाँ 2019 में लगभग 5957 व्यक्ति, लगभग 6000 किसानों ने आत्महत्या कर ली, वहीं 2020 में यह आंकड़ा 55-79 था। लगभग 400 की कमी हुई है, लगभग 300 से 400 की कमी हुई है। यह कमी इसी प्रकार से होते होते जीरो आना चाहिए। मेरा भी मानना किसानों की आत्महत्या, अन्नदातों की आत्महत्या इस आधार पर कभी नहीं होना चाहिए कि वो कर्ज में डूबे हुए हैं और अपने इन कारणों से उनकी आत्महत्या का कारण बनता है। तो ये जीरो लेवल पर आना चाहिए। मेरा भी परोक्ष समर्थन इस संबंध में है। सरकार के द्वारा इस रूप से कार्य करना चाहिए, संस्थाओं को इस रूप से कार्य करना चाहिए, प्राइवेट फंड को इस दिशा में कार्य करना चाहिए, एनजीओ को इस दिशा में कार्य करने की ज़रूरत है कि जो हमारा अन्नदाता है वो सबसे सशक्त रहे, सक्षम रहे और सबल रूप से कार्य कर सके। इसलिए इन सबों को हम लोग को प्रयास करने की ज़रूरत है। जो भी युक्त योजनाएं आ सकती है इनके आत्महत्या के दर को कम करने में उसे लागू करना चाहिए बिना राजनीतिकरण किए हुए। तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ने की बात है। नेक्स्ट है एनसीआरबी की जो डाटा है, भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्या की रिपोर्ट जो देश के अनुसार 2016 से 2016 में 6270 किसानों ने आत्महत्या किया था, 2017 में 59 और 2018 में 57 और 2019 में 69। और नेक्स्ट है आप लोगों को 2020 जो है, 2020 में जो आंकड़ा अंतिम आंकड़ा जो प्रस्तुत किया गया था 5579। तो आंकड़ा देखिए घट के 6270 से घट के आपको 5500 के आसपास आया है। इसी तरह लगता है घटते घटते आप लोगों को जीरो पर हमें लाना है। सरकार का भी प्रयास है। तो यह महत्वपूर्ण डाटा आप लोगों के लिए है कि बढ़ नहीं रहा है पर किसी खास राज्य में ज़रूर बढ़ रहा है। उसको भी वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट है, भारत सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसमें आप लोगों को जो सरकार का जो प्रतिबद्धता है झलकता भी है। तो इसमें कुछ वक्त लगेगा पर ऐसी समस्याएं जल्द ही समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है राज्यों के अनुसार महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा आत्महत्या ज़्यादा की जाती है। 2019 में यह आंकड़ा उनके राज्य में था 2280 के आसपास, 2680 था लगभग आत्महत्या की थी 2019 में। वहीं 2020 में 2567 है। यहाँ भी कुछ कमी हुई है पर संख्या में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, वहाँ भी कुछ कमी हुई है पर संख्या में सर्वाधिक है। आत्महत्या सर्वाधिक वहाँ किया जा रहा है किसानों के द्वारा। बहुत से कारण इसके पीछे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। नोट आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ जून से लेकर अक्टूबर 2021 तक सिर्फ 5 महीने में लगभग वहाँ किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें 1176 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। जो इस दर से पिछले 5 महीने में हर दिन या प्रत्येक दिन औसतन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण और दर्दनाक आंकड़ा है। इसे किसी रूप से हमारा सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। और हम लोग जो सो कॉल्ड जो हम लोग हैं अमीर श्रेणी में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं यह डाटा हमें उस और अंतर्ग्लानि का विषय बना कर रखता है कि नहीं, हमारा एक तरफ किसान जो हम मेहनत करके हमें अन्न देता है उसका किस रूप से स्थिति उभर कर सामने आ रही है। इस मामले में मैं प्रत्यक्ष मानता हूं कि राजनीतिकरण किसी भी रूप से नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टेट का हो किसान, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है और उसे सशक्त करने की ज़रूरत है। और अपने जो केवल किसान यही चाहता है उसे उचित मूल्य मिले, उसके अन्न का काला बाजारी ना हो, उसके अनाज का, और जो समय पर उसका भुगतान हो। यह मेन इम्पॉर्टेंट है किसानों के लिए, यह बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
वर्ष 2020 में बिहार, गोवा, हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़, दिल्ली, यूटी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी में एक भी किसान आत्महत्या नहीं हुई है वर्ष 2020 में। तो यह स्टेट का नाम आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है किन स्टेट में किसानों के द्वारा आत्महत्या की संभावना ज़्यादा बड़ी प्रबल हुई है, तो इनमें किसी एक स्टेट का नाम दे सकता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से देख लीजिएगा। और सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें लगातार जो योजनाएं आई है उससे किसानों का आत्महत्या के जो दर है उसमें कमी आ रही है। हालांकि इसमें और भी प्रयास करने की ज़रूरत है। तो सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस पर कार्य कर रही है। तो इस रूप से और भी कुछ कुछ वर्षों में ही इस जो दर्दनाक स्थिति है उस आंकड़ों से हम लोग निजात पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद भी है और होनी भी चाहिए सभी व्यक्ति विशेष को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नो फ्लाई जोन बनाने का दबाव बना रही है यूक्रेन, बना रहा है, पर नाटो ने मना कर दिया। तो इसके संबंध में कुछ आंकड़े हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। हालांकि अभी बहुत से आंकड़े आप लोग को इस रूप से देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पेश की 6 सूत्री योजना, इसे आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मैं आप लोगों को अपलोड भेज दूंगा, की नोट इस पेपर को मैं अभी सेंड कर दूंगा। अंडरलाइन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। पर यहाँ मैं एक बात बोलूँगा, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, जो एक कोट है, युक्ति है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि सारे फसाद की जड़ यूरोपियन कंट्री ही है। वह फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, और जितने भी मानव सभ्यता में भीषण रहे हों युद्ध के कारण, उसमें सारे यूरोपियन कंट्री का योगदान रहा है। और उसमें अब यह बोला जा रहा है 6 सूत्री योजना दे रहे हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कि रूस को इस रूप से कार्य नहीं करना। हाँ, जरूर है कि रूस जो कार्य कर रहा है अपने यूक्रेन के मामले में, वो किसी एक पॉइंट को लेकर असंगत हो सकता है, पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा पुनः नाटो को बल, सुरक्षा और प्रतिरोध क्षमता में मजबूत करने की बात कहकर कहीं न कहीं आप एक और अंतर्विरोध को जन्म देते हैं कि विश्व का शक्तिशाली ध्रुव कौन बनेगा, ध्रुवी कौन बनना चाहता है। तो आप जब तक किसी सैनिक संगठन को अलग कर किसी के सैनिक विरोध को, सैनिक युद्ध को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, कोई भी दूसरे जो संबद्ध देश है, जुड़ा हुआ देश है, उस पर विश्वास बहाल नहीं हो सकता। हालांकि इनके द्वारा यह सूत्र दिया गया है जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसे ज़रूर देख लीजिएगा क्या क्या बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय गठबंधन की बात बनाना, ये लोग ये नहीं करेंगे कि यूएनओ में जो सुरक्षा परिषद उसमें पूर्ण संगठन हो और भारत को इसमें शामिल, अगर भारत को शामिल हो करने की बात आती है, कोई न कोई देश आकर आपको, हालांकि इन कुछ वर्षों में सभी देशों ने सपोर्ट किया है, पर आप ऐसे फाइनल स्टेज पर नहीं आ रहे हैं कि जहां अमूलचूल परिवर्तन यूएनओ में किया जाए। अगर आपको यूएनओ को ही संगठित कर दिया जाएगा, उन्हें कुछ शक्तियां प्रदान की जाएगी, स्पेशल फोर्सेस बना दिया जाएगा, या तो फिर प्रत्यक्ष भागीदार बनाया जाएगा, उसे केवल वेट एंड वॉच वाली शक्ति जो है उसे समाप्त कर फर्स्ट स्टेज पर कार्य करने की शक्ति दे दी जाए और सभी देश उससे कोऑर्डिनेट होकर कार्य करें, तो इन सब जो समस्या आती है तुरंत समाप्त हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये नहीं करना है। बाकी अपने आत्म जो ध्रुवीकरण जो करना है वो उसके लिए लोग आगे बढ़े चले रहते हैं। अब यह नाटो को आगे रख के बात कर रहे हैं कि नाटो को और सशक्त बनाने। अब कितना सशक्त बनाओ, इतना युद्ध हो चुका है, इतना चीज़ें हो चुकी है, और जितना भी जब भी आप नाटो या किसी प्रकार के सैनिक संगठन, वो चीन हो, रसिया हो, कोई भी हो, जब भी सैनिक संगठन की बात की जाएगी उस संबद्ध क्षेत्र से जुड़े देश उसका विरोध जरूर करेंगे। तो इसलिए किसी भी सैनिक संगठन को बढ़ावा देने की बात नहीं की जानी चाहिए, वर्तमान और भविष्य के समय को ध्यान में रखते हुए। अब इसके संदर्भ में आप लोग इसको देख लीजिएगा क्या है नहीं है चीज़ें, आज आगे देख लीजिएगा। आर्टिकल देखिए, आप लोगों को ये दो आर्टिकलें जरूर पढ़नी चाहिए। जैसे भारत सक्षम संतुलन साधने की चुनौती है, यह चुनौती को अवसर में भुना सकता है भारत। यूक्रेन और रूस के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में सामरिक हथियार बनती है सूचनाएं, तो ये भी आर्टिकल कितना सूचना का जो
डाटा का कितना वैल्यू है, डिजिटल सूचना कितना प्रभावी है लोगों में, इससे संबंधित एक आर्टिकल है, जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। युद्ध नहीं है किसी समस्या का समाधान, इनके द्वारा बोला गया है, निरंजन कुमार जी के द्वारा। तो थोड़ा सा इसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे कुछ डाटा फैक्ट आप लोग को समझ में आएगा। बहुत सी चीज़ें हैं। यूक्रेन संकट में दिखा खाद्य तेल की मुनाफाखोरी। देखिए अवसरवादी लोग उभर कर सामने आने लगे आपदा को अवसर के रूप में। तो इन आंकड़ों को आप लोग जरूर देखिएगा, कितना खाद्य तेल बढ़ रहा है, क्या नहीं बढ़ रहा है। अब देखिए जीएसटी जो है, जीएसटी में पड़ेगी आम जनों पर मार। जीएसटी में फिर से जो टैक्स का जो सेशन है उसको चेंज करने की बात की जा रही है। जो वर्तमान में 5%, 12% और 28% का जो सेक्शन है उसे बढ़ा 5% सेक्शन को बढ़ाकर 8% करने की बात की जा रही है। तो यह आप लोगों को आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण, इससे संबंधित आंकड़े आप लोगों को जरूर देख लेनी चाहिए। और अभी सोना पर 3% है, वो हाल ही रहने की बात की जा रही है। अन्न के संदर्भ में कुछ बदलाव की सूचनाएं आई हैं, तो इसके संदर्भ में डाटा दिया गया, इसे जरूर देखिए। जब तक डाटा बढ़ाकर 5 से 8% नहीं कर दिया जाए तब तक इस पर विशेष चर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह अभी संभावना व्यक्त की गई है। नेक्स्ट है आप लोगों को यह आर्टिकल जरूर आज आप लोग पढ़िए। कोई आप आज इस पेपर में कुछ पढ़े ना पढ़े, पर इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। कलम से बढ़ाया गया क्रांतियों का मनोबल, जिनमें सभी स्वतंत्रता सेनानी में जो महिलाओं का योगदान था उससे संबंधित आर्टिकल दिया गया है। जरूर जानिए महिलाओं के संदर्भ में 8 जो आने वाला है उसके संदर्भ में महिलाओं का भूमिका किस रूप से हमारे समाज में रहती है, इसलिए आप लोग इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। चलिए आज इतना ही, आज के न्यूज़ में इतना ही था। इंपॉर्टेंट पीटी और मेंस ओरिएंट 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। और आप लोग पीटी मेंस और उम्मीद करता हूँ पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट जो भी टॉपिक कवर किया जा रहा है आप लोग के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा होगा। ये आने वाला देखिए नेचुरल है कि आप डे बाय डे इसे जब पढ़िएगा तो आपके नॉलेज में आप लोगों को बढ़ोतरी होगी। और जो अंतिम रूप से जब आप एग्जाम मेंस में बैठेंगे, इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होगा और वहाँ पर आप जब मेंबर के पास, बोर्ड मेंबर पास बैठिएगा, तो इसका असर आप लोग को वहाँ पता चलेगा कि क्या आप लोगों को दिया जा रहा है और यह कितना उपयोगी और क्यों ज़रूरी है यह। तो तब तक के लिए मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ आप लोग बेहतर तरीके से हमारा सपोर्ट करते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और आगे बढ़ाते रहिए हम लोगों को। तब तक के लिए मैं अमर अमीन नेक्स्ट वीडियो के साथ अब फिर से पुनः हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।